हो मेरे पढ़ाकू बढ़िया। लास्ट टाइम हम पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, और उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, राइट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.18। अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। यहाँ से रिलीज किया जाए तो ये कुछ ऐसे जाएगा, क्या ठीक। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, ये लेंथ जो दी गई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। What is the speed with which the bob arrives at the lower most point? चलो लोअर मोस्ट पॉइंट पे ला देते हैं, तो ये हो जाएगा लोअर मोस्ट पॉइंट, क्या ठीक। ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, 1.5 मीटर। गिवन दैट इट डिसिपेटेड 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ पे आने में कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, 5%। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी थी उससे 5% एनर्जी कम हो जाएगी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। चलो तो इस लोअर मोस्ट पॉइंट को हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, क्या ठीक। इसे हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल। तो यहाँ से इतनी हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh, क्या ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर करूँ इस हाइट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। यहाँ पे पहुँचते ही इसके पास कुछ स्पीड है, इस स्पीड को हम नाम दे देते हैं vb, स्पीड एट पॉइंट b। यहाँ से रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, 0 एट पॉइंट ए, स्पीड दैट इज 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ कौन सी है एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कन्वर्ट तो होगी, पर यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में कुछ 5% एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एनर्जी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पे एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी देखने जाए तो mgh। एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पे पहुंचते ही ये तो रेफरेंस लेवल ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², राइट। तो स्पीड है पॉइंट बी पे हाफ mvb²। एज 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी, इनिशियल मतलब कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, is dissipated against air resistance, चलो तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, क्या ठीक। ये टोटल 100% थी, उसमें से 5% डिसिपेट हो गई, तो कितनी बची, 95%। So 95% of mgh is converted into kinetic energy, half mvb²। यस नो, टोटल थी 100%, ठीक है। और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। पर कुछ एनर्जी डिसिपेट हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। तो कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है, 5%। तो टोटल इसको एनर्जी कितनी मिलेगी, 95% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी, क्या ठीक। तो 95% ऑफ mgh इज इक्वल टू हाफ mvb²। m ने m को
मार दिया तो क्या बनेगा, VB²/2 इज इक्वल टू, परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करूँ तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100, 95/100 इंटू जी क्या होता है 9.8 इंटू एच, यहाँ पे बताओ हाइट क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर, तो एच बनेगा 1.5। देयरफॉर VB² इज इक्वल टू 2 इंटू 95 इंटू 9.8 इंटू 1.5 अपॉन 100। तो VB होगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 95 इंटू 9.8 इंटू 1.5 अपॉन 100। ये कैलकुलेट करो कितना मिल रहा है, कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 27.93, क्या ठीक, 27.93। चलो 27.93 का रूट निकाले, क्या बनेगा, स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट दैट इज 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो पूछा है वो हमें मिल चुका है, व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट लोअर मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो खास ध्यान रखें, यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, 5% एनर्जी वेस्ट हो रही है, किसकी वजह से, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है और वो हमें दी गई है 5%, ठीक है। तो उसका यूज़ करें और VB लें, डायरेक्ट mgh इज इक्वल टू हाफ mVB² न लिखें। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.18। लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.22। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट डाइटर लिफ्ट्स अ 10 kg मास, मतलब डाइट पे है और वेट लूज करना चाहता है, लिफ्ट्स अ 10 kg मास 1000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। मास दिया हुआ है, कितना मास लिफ्ट कर रहा है डाइटर, 10 kg, 1000 टाइम्स लिफ्ट करने वाला है, टू अ हाइट ऑफ, हाइट h दी हुई है 0.5 मीटर। Assume that the potential energy lost each time C lowers the mass is dissipated। हर बार लिफ्ट करने में कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ मास डिसिपेट कर रही है। Assume that the potential energy lost each time C lowers the mass is dissipated। क्या बोल रहे हैं कि हर बार जब जो भी मास डंबल है जो भी है उसे जब नीचे ला रहे हैं तब कुछ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। फर्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो पहले केस में निकालना है वर्क डन बाय डाइटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मान लो ये कुछ मास जो है वो ऊपर नीचे लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ मास है जिसकी वजह से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है mg, इसे लिफ्ट करने में ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाना होगा वो कितना होगा, जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा mg, ठीक है। तो इसे लिफ्ट करने में जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है वो कितना होगा mg, तो ये कांस्टेंट फोर्स लगाना होगा। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर वी कैन राइट FD। चलो फोर्स कितना लग रहा है mg, कितना ऊपर लेके जाना है, अप टू हाइट 0.5 मीटर, तो mgh। एक बार ऊपर लेके जाने में इतना वर्क करना होगा, पर कितने टाइम्स ऊपर लेके जाना है 1000 टाइम्स, तो mgh इंटू 1000, राइट।
चलो मास दिया हुआ है, कितना है मास? 10 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या बनेगा? 9.8। हाइट कितनी है? 0.5 मीटर। और कितनी बार ऊपर नीचे करना है? 1000 टाइम्स। 1000 इंटू 10 दैट इज 10⁴। 9.8 इंटू 0.5 क्या बनेगा? 4.9। तो दिस इज 4.9 इंटू 10⁴ जूल। So work done by diator against gravitational force that is 4.9 into 10⁴ जूल। चलो नेक्स्ट केस में क्या पूछा है भाई? फेट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर केजी। मतलब 1 kg फेट कितनी एनर्जी सप्लाई करता है? 3.8 इंटू 10⁷ जूल विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ अ 20% एफिशिएंसी रेट। अब इतनी जो एनर्जी मिल रही है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, मतलब जो वर्क कर रहे हैं, तो कितनी एफिशिएंसी है? 20% एफिशिएंसी। मतलब इनपुट दे रहे हैं इतना, ठीक है, जो कि 100%, पर आउटपुट कितना मिलेगा? 20% ओनली। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिलेगी? 20% ऑफ दिस एनर्जी सप्लाइड बाय फेट पर केजी। सो मैकेनिकल एनर्जी supplied by 1 kg of fat is कितनी बनेगी मैकेनिकल एनर्जी? 20% ऑफ दिस मच एनर्जी। इसकी 20% एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो 20% ऑफ 3.8 इंटू 10⁷ जूल। चलो 20% को वैल्यू में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? 20/100 इंटू 3.8 इंटू 10⁷। चलो ये जीरो ने जीरो को मार दिया। 3.8 इंटू 2 क्या बनेगा? 7.6। 10⁷ अपॉन 10 10⁶ जूल। क्या ठीक? सो मैकेनिकल एनर्जी सेवन 7.6 इंटू 10⁶ जूल। क्या पूछा है? हाउ मच फेट विल द डायटर यूज अप? मैकेनिकल एनर्जी will use up fat 1 kg, then for 4.9 into 10⁴ joule mechanical energy fat used is what, right? So 4.9 into 10⁴ into 1 upon 7.6 into 10⁶। कैलकुलेट करो। 4.9 अपॉन 7.6 ये बनेगा 6.45 इंटू 10⁻³ kg। मतलब ये कुछ बना 6.45 ग्राम। ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है। 10 kg मास 1000 टाइम्स लिफ्ट करवाया जा रहा है, तो कितना फैट बर्न हो रहा है? 6.45 ग्राम ओनली। कितना? 6.45 ग्राम ओनली। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी कितना फैट कंज्यूम हो रहा है? कितना फैट बर्न हो रहा है? 6.45 ग्राम। अगर घर पे जाके अच्छे से खाना खा लिया तो इतना फैट तो फिर से बन जाएगा। यस और नो? इसीलिए डाइट को फॉलो करना ज़रूरी है। जब आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, ठीक है, तब डाइट को फॉलो करें। तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल दिए गए हैं चैप्टर नंबर 6 में, वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल था। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.22। क्या ठीक? लिखना है? जल्दी से लिख लो। चलो
अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क में होना चाहिए कि नहीं। 2 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया हमने, एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए होमवर्क में, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.3। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब तक कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़े? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना था उतना हमने चैप्टर 6 में पढ़ लिया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में, ग्रेविटेशन। अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग की। चलो तो स्प्रिंग कंसीडर कर लेते हैं। This is smooth horizontal surface. And here is the block of mass m, which is attached to the spring like this. Here at this position I am considering x is equal to 0, block of mass m. This position is called equilibrium position. कैसी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। Another end of spring is attached with rigid wall and this surface that is smooth horizontal surface, मतलब फ्रिक्शन को हम कंसिडर करने वाले नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अबाउट स्प्रिंग फोर्स वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़े थे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो क्या पढ़े थे स्प्रिंग फोर्स के बारे में? स्प्रिंग फोर्स दैट इज Fs इज इक्वल टू माइनस kx। क्या यही फॉर्मूला था स्प्रिंग फोर्स का? स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू माइनस kx, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट spring force that is variable force. What is x? X that is compression or extension in the spring. तो spring force किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। So we can say that spring force that is variable force. Variable force तो है ही। And we can say that spring force is conservative force. कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को जब हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके साथ साथ वेरिएबल फोर्स है, ठीक। चलो, इफ वी पुल द ब्लॉक आउटवर्ड लाइक दिस, मतलब हमने फोर्स बाहर की तरफ लगाया, क्या ठीक। इफ यू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड देन व्हाट विल हैपन? फोर्स exerted by spring will be in this direction. स्प्रिंग कौन सी तरफ फोर्स लगाएगी? इस तरफ।
आप स्प्रिंग को इस तरफ खींचो, ब्लॉक को इस तरफ खींचो, तो स्प्रिंग कौन सी तरफ फोर्स लगाएगी? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स. दैट इज व्हाई हियर वी हैव टू कीप नेगेटिव साइन. You can see that this block is displaced by distance x from its equilibrium position. कुछ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है. तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स कैसा मिलेगा? x कैसा है? पॉजिटिव. तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा यहाँ पे? अगर x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. यस सर. बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा? नेगेटिव साइन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 5. तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? नेगेटिव. जब डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव. चलो ठीक. नाउ इफ यू कंप्रेस द स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए तो कैसी सिचुएशन बनेगी भाई? स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m. कुछ डिस्टेंस पे कंप्रेस कर लिया जाए. मान लो ये डिस्टेंस भी कितना है? दिख रही है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, पर इसे भी मान लेते हैं x. मान लो कि अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए, ठीक है, इस तरफ फोर्स अप्लाई किया जाए बाहर से, तो स्प्रिंग कौन सी तरफ फोर्स लगाएगी? इस तरफ. यस और नो? इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. क्या ठीक? यहाँ पे बताओ x कैसा है? हियर x दैट इज 0, हियर x दैट इज पॉजिटिव, तो इस तरफ x क्या हो जाएगा? नेगेटिव. देन स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे x नेगेटिव, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव. यस सर. क्या ठीक? ओके. हियर फोर्स लॉ फॉर स्प्रिंग is F is equal to Fs is equal to minus Kx, equation number 1, which is also called force law for spring. Fs is equal to minus Kx is also called Hooke's law. क्या बोला जाता है? Hooke's law. इसे बोला जाता है Hooke's law because this law was given by scientist Hooke. Therefore, this law is called Hooke's law. What is K? Here K is called spring constant. K को क्या बोला जाता है? Spring constant. What should be the unit of K? Unit of K क्या बने यहाँ से? यूनिट क्या बनेगा? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर. न्यूटन मीटर इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के. कांस्टेंट है पर यूनिटलेस नहीं है, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर. ठीक. फॉर स्टिफ स्ट्रिंग, फॉर स्टिफ स्प्रिंग, वैल्यू ऑफ के is large. Value of K that is large. For soft spring, value of K that is small. It means if K is large, then spring is said to be stiff, and if K is small, then spring is said to be soft. Here we consider ideal situation. For ideal spring, Fs is equal to minus Kx, and here we consider this spring to be massless spring. कैसी स्प्रिंग कंसिडर करेंगे? massless spring. याद हो तो स्ट्रिंग के जो केस कंसिडर करते थे पुली वाले सिस्टम, उसमें स्ट्रिंग कैसी कंसिडर कर लेते थे? massless. यहाँ पे स्प्रिंग कैसी कंसिडर कर लेंगे? massless. So in ideal condition
वी टेक मास लेस स्प्रिंग, और उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला बनेगा फॉर आइडियल स्प्रिंग Fs इज इक्वल टू माइनस kx, वेयर x दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। हियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज पॉजिटिव, हियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज नेगेटिव। क्या समझ में आया? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। क्या लाना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। जब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन नहीं है, क्या मिलेगा हमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, कोई फ्रिक्शन तो लग रहा नहीं है। हमने कैसा कंसिडर किया? सरफेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो फ्रिक्शन का तो कोई रोल होगा नहीं। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा? स्प्रिंग फोर्स की वजह से। एंड आई वांट टू फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। चलो क्या निकालना है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लेते हैं। तो एक केस ले लेते हैं। इफ वी पुल द ब्लॉक outwards and if the extension is xm, then work done by spring force is work done by spring force। क्या लिखा है मैंने? इफ यू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स, तो ये सिचुएशन ले लो। इफ यू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स देन स्प्रिंग फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड सपोज द एक्सटेंशन इज xm। कितना एक्सटेंड हुआ? xm। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग दैट इज xm। देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज, क्या वर्क होगा? वर्क डन by the spring force when the extension is xm, तो क्या बनेगा वर्क डन? मुझे बताओ। हियर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। क्या फॉर्मूला था वेरिएबल फोर्स का? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ये सुनो, यही फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, वेयर xm इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो लिमिट क्या बनेगी यहाँ पे? 0 to xm। yes or no? what is the formula of spring force? minus kx dx 0 to xm, right? this is the integration with respect to x। तो k को बाहर निकाल सकते हैं, k that is spring constant, तो उसे बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा? माइनस k इंटीग्रेशन 0 to xm x dx। what is the integration of x dx? पावर में एक बढ़ेगा, पावर से डिवाइड, तो इसकी पावर क्या है? 1। पावर में एक बढ़ेगा, x² by 2 0 to xm। क्या ठीक? 1/2 को बाहर निकालें तो क्या बनेगा? माइनस k/2। क्या बचा? x²। लिमिट क्या बनी? 0 to xm। चलो फर्स्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा? xm² माइनस 0, तो आंसर क्या बनेगा? -1/2 kxm²। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर द एक्सटेंशन xm दैट इज -kxm², राइट? ये मिला हमें वर्क डन। इससे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। वर्क डन W इज इक्वल टू -kxm²। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर द एक्सटेंशन xm। चलो यही वर्क डन निकालना हो तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ मिलेगा? किसके वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना चाहिए? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? मुझे बता, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स कैसा मिलेगा? नेगेटिव। यस और नो?
तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा क्या फोर्स भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसे मैं मान लेता हूँ XM, क्या ठीक। बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। स्प्रिंग फोर्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो उसके लिए जो स्प्रिंग फोर्स मिलेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू माइनस KX। अगर x पॉजिटिव तो Fs नेगेटिव, और x नेगेटिव तो Fs पॉजिटिव। क्या कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। और हमने क्या लिया अभी क्या केस, एक्सटेंशन। अगर डिस्प्लेसमेंट XM है तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा, तो याद करो वर्क डन निकालना है फ्रॉम द ग्राफ ऑफ F वर्सेस X। तो कैसे मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, यस और नो। तो वर्क डन दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस ट्राइंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस। मुझे बताओ ये क्या बना, ये है फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, XM, यस और नो। तो XM इनटू फोर्स कितना है, माइनस KXM, राइट। यहाँ पे फोर्स कितना होगा, माइनस KXM। तो माइनस एज इट इज K एज इट इज XM इंटू XM स्क्वायर बाय 2। क्या मिल रहा है, माइनस KXM स्क्वायर बाय 2। सो फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो वी आर गेटिंग वर्क डन इज इक्वल टू माइनस KXM स्क्वायर बाय 2, एंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वी आर गेटिंग माइनस हाफ KXM स्क्वायर। क्या ठीक। अगर एक्सटेंशन वाले केस में वर्क डन इतना हो रहा है तो कंप्रेशन वाले केस में क्या बनेगा वो भी निकालते हैं, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो। सिमिलरली ड्यूरिंग compression of a spring, work done by the spring will be what। अगर इस ब्लॉक को इस तरफ फोर्स लगाया जाए तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है। अगर कंप्रेस किया जाए तो हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो Fs तो क्या बनेगा, माइनस KX। तो वर्क डन क्या बनेगा, माइनस KX कंप्रेशन स्क्वायर बाय 2। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी सेम, हाफ KX स्क्वायर। एक्सटेंशन है तो हाफ KXM स्क्वायर, कंप्रेशन है तो हाफ KXC स्क्वायर बाय हाफ KXC स्क्वायर। क्या ठीक। तो वर्क डन तो मिल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ KX स्क्वायर। If block is moved from initial position XI to final position XM। मान लो कोई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे लेके जा रहा है, क्या ठीक। ये उसकी मैं मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये डिस्टेंस क्या है, XI, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे पहुँच जाने के बाद उसे और डिस्प्लेस किया जाए XI टू XF, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। इफ ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन XI टू फाइनल पोजीशन XM, फाइनल पोजीशन XF, क्या ले लेते हैं, XF, फाइनल पोजीशन XF। देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी, क्या फॉर्मूला है, वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन F dx
लिमिट क्या बनेगी एक्स आई टू एक्स एफ। चलो बता क्या बनेगा, माइनस के एक्स डी एक्स, लिमिट क्या बनेगी एक्स आई टू एक्स एफ। क्या ठीक? बट दिस इज द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस के का क्या काम, बाहर निकालो, एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या बने, पावर में एक बढ़ेगा पावर से डिवाइड, माइनस के पावर में एक बढ़ेगा एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स आई टू एक्स एफ। क्या ठीक? चलो क्या बने, माइनस के एज इट इज, पहली लिमिट लगाऊं क्या बनेगा, एक्स एफ स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स आई स्क्वायर बाई टू। ये सुनो, क्या ठीक? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या बनेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी, ये माइनस यहाँ पे लेके जाऊँ क्या बनेगा, माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाय टू माइनस माइनस प्लस के एक्स आई स्क्वायर बाय टू। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, के एक्स आई स्क्वायर बाय टू माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाय टू। क्या ठीक? दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल पोजिशन एक्स आई टू फाइनल पोजिशन एक्स एफ। क्या ठीक? पहले इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेस किया एक्स एम, तो वर्क डन क्या मिला, माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाय टू। कंप्रेस किया तो क्या बना, माइनस के एक्स सी स्क्वायर बाय टू इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब मान लो कि कोई पोजीशन एक्स आई से एक्स एफ पे लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के एक्स आई स्क्वायर बाय टू माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाय टू। के बाय टू कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, के बाय टू ब्रैकेट में एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। चलो यहाँ से बताओ, मुझे बताओ, ये जो वर्क डन मिल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स, कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा हो उस पर डिपेंड कर रहा है, किस पाथ से लेके जा रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इफ वर्क डन बाय गिवन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ and if it depends only on initial and final position, then that force is called conservative force. So here we can say that spring force is conservative force, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, उससे पाथ को, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। क्या ठीक? लिखना है, जल्दी से लिख लो। अब एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। राउंड ट्रिप ले लेते हैं। इफ ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम एक्स आई, इफ ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम एक्स आई एंड allowed to return to xi, then अगर यहाँ से पुल किया जाए और वापस उसी पोजीशन पे लाया जाए तो एक राउंड ट्रिप हो जाएगी, एक क्लोज पाथ बनेगा। यहाँ से गए और यहीं पे वापस लाए तो उसके लिए वर्क डन क्या बनेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर क्लोज पाथ क्या बनेगा, मुझे बताओ। इनिशियल पोजीशन क्या है एक्स आई, फाइनल पोजीशन भी क्या है एक्स आई, इस फॉर्मूला में रख दो, के एक्स आई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स एफ भी क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है एक्स आई, तो के एक्स आई स्क्वायर बाई टू। ये सुनो, क्योंकि लिमिट में क्या बनेगा एक्स आई टू एक्स आई, कहाँ से स्टार्ट किया एक्स आई, वापस कहाँ पे आए एक्स आई, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा के एक्स आई स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स आई स्क्वायर बाई टू। ये क्या बना जीरो। एंड वी नो दैट वर्क डन बाय or against conservative force for a round trip is always zero. Therefore we can say that spring force is conservative force.
सो स्प्रिंग फोर्स दैट इज पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी फोर्स चेंज होगा, बट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। And work done by spring force for closed path is 0. Therefore, we can say that spring force is conservative force. क्या ठीक? ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब टॉपिक का जो नाम है उस पर आ जाते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी लानी है, पर पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ तो आप ये याद रख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है वो कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिंपल ले लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलो, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमें मिला हुआ है डेल्टा यू, दैट इज यू एफ माइनस यू आई। यू एफ माइनस यू आई दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, के एक्स आई स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाय 2, राइट? अरे यार हाँ ना बोल। देयरफॉर यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू, माइनस अंदर लूँ तो क्या बनेगा? दिस इज माइनस के एक्स आई स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस के एक्स एफ स्क्वायर बाय 2। यस और नो? देयरफॉर यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स आई स्क्वायर। क्या ठीक? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एक्स आई टू एक्स एफ। तो ये हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल चुका है। जैसे कि मैं बताता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और हमें पोटेंशियल एनर्जी लानी है, तो एक हमें रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल डिसाइड करना होगा, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेनी चाहिए? 0। तो कहीं पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते हो, यहाँ पे 0 ले सकते हो, यहाँ पे 0 ले सकते हो, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे एक पॉइंट पे क्या ले लो? पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर दूसरे पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वो तो अपन पे है कि हमें कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेनी है, ठीक है? तो वो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग का फॉर्मूला लाते हैं, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो। तो एक जगह पे हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या लेनी है? 0। तो कोई भी एक पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पे हमेशा हम क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी 0। वी टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग 0 एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद है स्प्रिंग के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ली थी हमने। ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये हो गई रिजिड वॉल, यहाँ से लगाई हुई है एक स्प्रिंग, ये हो गई उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या ठीक? जहाँ पे x इज इक्वल टू 0। जब x ही 0 है तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? 0। सो वी टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 0 एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर Fs इज इक्वल टू 0। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है वहाँ पे? 0। तो जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0 है वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 0। अब यहाँ से ये ले लेते हैं xi, और यहाँ से मैं इस ब्लॉक को कोई x डिस्टेंस पे लेके जाऊँ तो xf क्या हो जाएगा? x। यस और नो?
तो डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया है x, इनिशियल पोजीशन है 0, फाइनल पोजीशन है x। तो इसके लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, डेल्टा U दैट इज UF माइनस UI इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मिला है हमें, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। यस सर, बट एक्स आई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो यहाँ पे तो हमने क्या पोटेंशियल एनर्जी ले ली है, 0। तो यू आई क्या हो जाएगी, इनिशियल पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 0। तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही, 0। तो यू एफ माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ के एक्स एफ तो क्या है x माइनस एक्स आई क्या है 0 माइनस 0। सो यू एफ इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, राइट। So potential energy of a spring that is half kx square, work done against conservative force that is stored in the form of potential energy। वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, क्या मिल रहा था, माइनस के एक्स स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या बना, हाफ के एक्स स्क्वायर। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम जो स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, हम जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, उसे बाहर खींचने के लिए, तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं, हम जो एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी स्टोर कर लेती है स्प्रिंग अप उसके अंदर, और वो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी। सो स्टोर्ड एनर्जी इन अ स्प्रिंग दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। 0 पोटेंशियल एनर्जी कब लेंगे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वी विल टेक पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0। क्या ठीक, ओके, ये कंडीशन हो गई। अब ध्यान से देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिला, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस सर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। यस सर, यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बिकॉज फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। याद करो, ये रिलेशन मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताओ ये एफ एक्स कौन सा फोर्स है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। रिलेशन में रख दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 के एज इट इज डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर आगे, पावर में से एक्स कम, तो 1/2 के 2x, 2 ने 2 को मार दिया, क्या बना, के एक्स। फॉर्मूला में रख दो, क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स मिल चुका है, क्या बनेगा, माइनस के एक्स। ये सुन, माइनस के एक्स किसका फॉर्मूला है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। हमेशा याद, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स बनता है, वैसे ही एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई, वैसे ही एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी जेड। याद रखें, क्या ठीक। y कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज माइनस डी यू बाई डी वाई, जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स माइनस डी यू बाई डी जेड। क्या ठीक, लिखना है, जल्दी से लिख लो। चलो, पोटेंशियल एनर्जी मिल चुकी है। Now we know that when work done by non-conservative force is 0, when work done by external force is 0, at that time total mechanical energy that is sum of kinetic energy and potential energy that is conserved, मतलब constant मिलेगी। Yes sir,
क्योंकि यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, K प्लस यू। इस कंडीशन में टोटल एनर्जी क्या है, K प्लस यू। यस और नो। फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट XM potential energy UM is equal to maximum value of potential energy that is half KXM square। देखो एक बात याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज K इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। X चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। यस और नो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बढ़ते 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 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी एनर्जी घटनी चाहिए। फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट XM UM इज इक्वल टू हाफ KXM स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। यस और नो। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन X इज इक्वल टू 0, देयरफॉर U इज इक्वल टू 0 एंड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो Km बनेगा हाफ VM स्क्वायर, हाफ MVM स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी, मैक्सिमम। तो जैसे ही यहाँ से हम छोड़ेंगे तो ब्लॉक यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे स्पीड कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर इस तरफ जाएगा, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर स्प्रिंग फोर्स बोलेगा चलो इस तरफ, तो इस तरफ चलेगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। देयरफॉर वी कैन से दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, तो दो पॉइंट के लिए इनको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या बनी, हाफ KXM स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या बनी, हाफ MVM स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी टोटल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। देयरफॉर हाफ MVM स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ KXM स्क्वायर। हाफ ने हाफ को मार दिया, यस और नो। तो VM क्या बनेगा, VM इज इक्वल टू √K/M XM। VM इज इक्वल टू √K/M XM। K/M का डायमेंशन चेक करो क्या बनेगा, T⁻², रूट निकालो T⁻⁻1। XM का क्या है, XM दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, LT-1 that is the dimension of speed। yes or no। therefore this equation is dimensionally true। क्या ठीक, जल्दी से इतना लिख लो, फिर एक ग्राफ दिखा देता हूँ, उसके बाद ये थियरी खत्म। जैसे कि मैंने बताया एक ग्राफ देखना है अब हमें, ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। -XM प्लस XM and this is equilibrium position, X is equal to 0। at all the position total energy, mechanical energy will be constant, yes or no। at all the positions mechanical energy that will be constant, yes or no। at X is equal to 0 potential energy that is
0, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। एट x इज इक्वल टू माइनस XM पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। एट x इज इक्वल टू XM पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। फॉर्मूला से देखो u इज इक्वल टू हाफ kx²। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो एक पैराबोला बनेगा, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पैराबोला। चलो काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्रॉ करें। ये किसके लिए मिला? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? 0। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? 0। तो ये दो पोजीशन पे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? मैक्सिमम। क्या बनेगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्या ठीक? तो आज का हमारा टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर से वीडियो को रिवाइज करें, अच्छे से देखें, कहीं कोई चीज़ छूट न जाए। ठीक है, तो यही था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ये चीज़ें आगे काम आएंगी, कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग का कंसेप्ट काम आएगा। आगे वाले चैप्टर्स में पार्ट 2 में भी ये चीज़ काम आने वाली है, पर वर्क एनर्जी एंड पावर में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो प्रैक्टिस करें। यू शुड राइट दिस थियरी एटलीस्ट 2 to 3 times एट होम। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।